16 मई सोमवार दिन भर में स्वागत है आपका। मैं हूं फैसल मोहम्मद अली। गर्मी में तप रहा है भारत, क्या होगा असर फसलों, पैदावार पर और आम लोगों पर भी। वॉर शुरू भी नहीं हुआ था तो वहाँ पे भी लोग बता रहे हैं कि कोई एक दिन ऐसा गया है लोगों का एक महीने में जहाँ पे वो खाने का सामान 45% घरों में खाने का कुछ सामान नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी एक दिन की नेपाल यात्रा पर, मगर चीन के बनाए हवाई अड्डे पर न उतरने को लेकर उठा विवाद। अगर उद्घाटन का जो उड़ान है उसमें भारतीय प्रधानमंत्री का भी उड़ान होता तो बहुत ही गौरव की बात होती। यूक्रेन रूस जंग का 82वां दिन, फिनलैंड और स्वीडन नेटो में जाने को तैयार। क्या जंग रूस की योजना के अनुसार चल रहा है? साथ ही खेल खिलाड़ी भी सब आगे, लेकिन पहले बीबीसी समाचार। रोमन कैथोलिक चर्च के प्रतिनिधियों ने इसराइल पर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। इसराइल के सुरक्षा बलों ने फलस्तीनी अमेरिकी पत्रकार शीरी अबू अखले के जनाजे में शामिल लोगों को लातों और डंडों से मारा था। यरूशलेम में वेटिकन के प्रतिनिधि ने कहा कि पिछले सप्ताह सेंट जोसेफ अस्पताल में पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह से गैर जरूरी थी। इसमें जनाजा उठाने वालों को भी निशाना बनाया गया था। अस्पताल के डायरेक्टर ने कहा कि यह साफ है कि निशाना अर्थी थी और उसका मकसद था लोगों में खौफ पैदा करना। दक्षिणी पाकिस्तानी शहर कराची के यूनिवर्सिटी अधिकारियों ने कहा है कि पिछले माह हुए खुदकश हमले के बाद चीनी शिक्षक पाकिस्तान से चले गए हैं। 11 शिक्षकों को भारी सुरक्षा बंदोबस्त में एयरपोर्ट पहुंचाया गया। एक अधिकारी ने कहा कि ये कराची यूनिवर्सिटी में चीनी भाषा की शिक्षा ले रहे छात्रों के लिए भारी क्षति है। एक औरत ने यूनिवर्सिटी के गेट के पास आत्मघाती हमला कर दिया था, जिसमें 3 चीनी शिक्षक और 1 पाकिस्तानी शहरी की मौत हो गई थी। उसके बाद से यूनिवर्सिटी में चीनी भाषा की पढ़ाई नहीं हो रही है। मध्य पूर्व के एक बड़े इलाके में धूल भरी आंधी की वजह से एक बच्चे सहित कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है। धूल भरी आंधी से उत्तरी सीरिया, इराक और सऊदी अरब में आसमान लाल हो गया। बगदाद हवाई अड्डे के साथ कुर्दिस्तान क्षेत्र के सुलेमानिया हवाई अड्डे पर उड़ानें स्थगित करनी पड़ी। सैकड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस साल इस तरह का मौसम लगातार देखा जा रहा है। यह चेतावनी भी दी जा रही है कि जलवायु के गर्म होने की वजह से धूल भरी आंधी रोजमर्रा का हिस्सा बनती जा रही है। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था के नए आर्थिक आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2020 के बाद से चीन का औद्योगिक उत्पादन और उपभोक्ता खर्च अपने सबसे निचले स्तर पर है। जानकारों का कहना है कि गिरावट की वजह चीन की जीरो कोविड रणनीति है। लॉकडाउन ने नवनिर्माण कार्यों को प्रभावित किया और खुदरा बिक्री भी काफ़ी कम हो रही है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने कहा कि अप्रैल के दौरान संक्रमण का प्रभाव अपेक्षा से अधिक खराब रहा। हालांकि उन्होंने कहा कि आर्थिक क्षति अल्पकालिक होगी। बर्गर चेन मैकडॉनल्ड्स कॉरपोरेशन ने कहा है कि वो रूस में अपना कारोबार बेच रहा है। कंपनी की ओर से कहा गया कि संघर्ष की वजह से पैदा हुए मानवीय संकट ने कारोबारी माहौल को मुश्किल बना दिया है। मैकडॉनल्ड्स ने मार्च में अपने सभी रूसी आउटलेट्स को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। इससे पहले फ्रांसीसी कार निर्माता रेनो ने भी कहा था कि वो रूस में अपने सभी सौदे समाप्त कर रही है। रेनो रूसी वाहन निर्माता ऑटो वॉज में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। बीबीसी समाचार। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 7:33 हुआ चाहता है। बीबीसी हिंदी रेडियो के कार्यक्रम के साथ मैं फैसल मोहम्मद अली। नमस्कार। कांग्रेस का उदयपुर में चिंतन समाप्त हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल में हैं, वहां पारा थोड़ा बढ़ा हुआ है। दूसरी तरफ भारत के एक बड़े हिस्सों को भट्ट
भट्टी जैसी गरमाने वाली तपन के बाद आज देश भर में तापमान थोड़ा कम रहा। मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश में कल के मुकाबले पारा 3 से 4 डिग्री नीचे चला गया। कल दिल्ली के कुछ इलाकों में और देश के कई हिस्सों में पारा 50 को छू गया था। गर्मी की शिद्दत हालांकि पिछले दिनों में ज़्यादा महसूस की गई है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में मार्च और अप्रैल का महीना पिछले 122 सालों में सबसे गर्म रहा। लू या गर्मी से हुई मौतों के आंकड़े जल्द ही सामने आएंगे। बिजली की किल्लत की खबर तो हालांकि हम पिछले माह से ही सुनते आ रहे हैं। जानकारों का मानना है कि इस साल पड़ी रिकॉर्ड गर्मी की वजह से उपज और पैदावार पर भी असर होगा। आपको याद होगा कि भारत सरकार ने पिछले सप्ताह ही गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। हमने तपती गर्मी की उपज पर प्रभाव जानने के लिए बात की कृषि क्षेत्र के जानकार स्यांतन बेरा से। मैंने स्यांतन से पूछा कि हालांकि गर्मी कल की तुलना में आज कम है, यानी कि रविवार की तुलना में, लेकिन गर्मी के ये हालात पहली बार नहीं हुए हैं, जबकि वो रिकॉर्ड हुई है वो काफ़ी दिनों से तेज़ रही है और पिछले 2 माह में बहुत अधिक रही है। मौतें तो होंगी ही, उसके आंकड़े आएंगे। बिजली की मांग बढ़ी है, वो भी हम जानते हैं। इसके अलावा इसका एक आर्थिक पहलू भी है। पैदावार और उपज को ये कैसे प्रभावित करेगा? एक्चुअली गर्मी हम लोगों को शहरों में आज पता चल रहा है। हम अगर 2 महीने पीछे चले जाए, मतलब मार्च में जो गर्मी था इंडिया में, इट्स बीन मोर देन 100 years, इट वाज द हॉटेस्ट मार्च। तो से क्या हुआ है कि हमारे गेहूं का जो इनिशियल आंकड़ा था कि हमारा करीब 111 मिलियन टन उम्मीद थी गेहूं पैदावार का, उससे काफी कम हो गया है। सरकार ने भी मान लिया है कि वो 105 मिलियन टन पे आ गया है। सरकार को 2 दिन पहले गेहूं का एक्सपोर्ट बंद करना पड़ा और ये बोलना पड़ा कि हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मतलब कोई सरकार हमको रिक्वेस्ट भेजे तो हम करेंगे। और सरकार ने ये बात भी बोला कि इसका कारण है कि ये जो डोमेस्टिक फूड प्राइसेस, मतलब हमारे देश के अंदर खाने का सामग्री का जो रिटेल प्राइसेस हैं, वो जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो वो कंट्रोल करने के लिए सरकार को ये स्टेप लेना पड़ा है। फूड इन्फ्लेशन पिछले महीने का जो डेटा, कुछ कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं, वो 7.8% हो गया है और खाने का सामग्री का जो है वो 8.4% हो गया है। 138 करोड़ लोग में से 80 करोड़ लोग डिपेंडेंट हैं पीडीएस के ऊपर, जहां पे सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स, चावल और आटा उनको उपलब्ध किया जाता है, मगर उनको फिर भी बाजार से बहुत सारी चीजों को खरीदना पड़ता है। इन लोगों के लिए 8-8.5% जो फूड इन्फ्लेशन है वो बहुत ही स्ट्रेसफुल है। नॉमिनल वेजेस को हम अगर इन्फ्लेशन से एडजस्ट करें तो रियल वेजेस में एक्चुअली लोगों का रियल वेजेस घटा है, मतलब खरीदने की जो ताकत है वो कम है। वो आटा 14% बढ़ा है मई में। अभी हम देखें पिछले साल के मुकाबले में दूध महंगा हो गया है। तो ये जो 80 करोड़ लोग हैं जो पीडीएस के ऊपर डिपेंडेंट है, उनका ये स्थिति हो गया है कि उनका they don't have even enough to eat। स्यांतन, ये बताइए कि जब आप खुद कह रहे हैं कि जो खाने पीने की चीज़ है वो 8% से ज़्यादा महंगी हो गई है पिछले साल के मुकाबले, और ये सरकारी आंकड़ा है, और उस बीच में यूक्रेन का और रूस की जंग जो है वो खींचती जा रही है, 82 दिन हो गई है, और ये भी कहा जा रहा है कि दुनिया में पहले से ही सप्लाई लाइन जो है वो टूट जाएगी, खाद की जो है और दिक्कत हो जाएगी खाने पीने की चीज़ों की। उसमें हमारे यहाँ जो है महंगाई कहाँ जा रही है और खाना पीना एक आम लोगों के लिए, गरीब तबके के लिए कितना मुश्किल होता जाएगा? वॉर से पहले का जो सर्वे रिपोर्ट है, तो जैसे हंगर वॉच एक सर्वे हुआ था, करीब 6,500 परिवार 14 स्टेटों में उनको पूछताछ किया गया था कि क्या खा रहे हैं, वो अफोर्ड कर पा रहे हैं कि नहीं। एंड वो सर्वे हुआ था जनवरी में और उसका रिपोर्ट आया था फरवरी में, जबकि वॉर शुरू भी नहीं हुआ था। तो वहां पे भी लोग बता रहे हैं कि कोई एक दिन ऐसा गया है लोगों का 1 महीने में जहां पे वो खाने का सामान 45% घरों में खाने का कुछ सामान नहीं था, मतलब दे रैन आउट ऑफ फूड। करीब 35-36% लोग ये बोले कि उनको एक मील मिस करना पड़ा है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने भी एक सर्वे किया था जिसका रिपोर्ट आया एंड ऑफ मार्च। 3,000 लो इनकम फैमिलीज का सर्वे जो हुआ था, वहां पे दिखा रहे थे दिस सर्वे वाज डन बैंगलोर शहर में लो इनकम फैमिलीज में।
तो वहां पे तो लोगों के पास काम है, मगर 40% फैमिलीज कोविड से पहले जितना खाने के ऊपर खर्चा करते थे वो घटा दिया है। दे वर एक्चुअली ईटिंग लेस। अगले 3-4 महीने के लिए तो फूड इन्फ्लेशन ऊंचा ही रहने का सब लोग आशंका जता रहे हैं, मगर इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि हमारा मॉनसून, मतलब कुछ ही दिनों में मॉनसून आने का संभावना है, 3-4 दिनों में पीरियड कैसे डिस्ट्रीब्यूशन रहे, कैसे रेनफॉल हुआ। तो अगर खरीफ का जो फसल बहुत मुख्य फसल है हम लोगों का, धान है, तिलहन है, दलहन है, ये सब फसलों का अगर कोई राज्य में सूखा पड़ जाए तो इसके ऊपर निर्भर करेगा हमारा खरीफ का फसल और आगे का महीनों में हम लोगों का फूड इन्फ्लेशन कहाँ रहेगा। जो जो चीजों पे हम इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि है कुकिंग ऑयल है और हमारे फ्यूल के लिए जो ऑयल है, पेट्रोल डीजल है, तो अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ेगा तो सारी सामान का महंगा होगा। और फर्टिलाइजर के लिए भी हम लोग कुछ हद तक तो इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, फर्टिलाइजर प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। उसके लिए शायद सरकार ने बोला है कि वो सब्सिडी बढ़ा के इंश्योर करेगा कि किसान कम से कम एक ही दाम में उनको खाद उपलब्ध किया जाए। ये थे कृषि क्षेत्र के जानकार श्यांतन बेरा, बता रहे थे कि जो बेहद तेज गर्मी पड़ रही, यानी कि 122 सालों का जो रिकॉर्ड टूट गया है, उसका उपज पे, फसल पर क्या असर पड़ेगा और आम लोगों के लिए ये कितनी मुश्किलें पैदा कर सकता है। और अब रुख करते हैं नेपाल का। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेपाल के एक दिनों के दौरे पर गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी पहुंचे। नेपाल के लुम्बिनी में पहुंचने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी। नरेंद्र मोदी के नेपाल पहुंचने के कुछ ही घंटे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने लुम्बिनी के नज़दीक भैरहवा नाम की जगह में नेपाल के दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। नेपाल और कई जगहों पर यह सवाल उठ रहा है कि मोदी नए हवाई अड्डे पर उतरने के बजाय हेलीकॉप्टर से 18 किलोमीटर दूर हेलीपैड पर क्यों उतरे। बीबीसी संवाददाता राघवेंद्र राव ने इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की है इस खास रिपोर्ट में। सोमवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल में गौतम बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनी पहुंचे। उन्होंने भारत के कुशीनगर से एक हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी और वे लुम्बिनी में बनाए गए हेलीपैड पर उतरे। इस आधिकारिक यात्रा के दौरान मोदी ने पवित्र माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और बौद्ध संस्कृति और विरासत के लिए एक केंद्र के निर्माण के लिए शिलान्यास समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी के लुम्बिनी पहुंचने से कुछ ही घंटे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने करीब 20 किलोमीटर दूर भैरवा में नेपाल के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी के इस समारोह में शामिल न होने और उनके इस नए हवाई अड्डे पर न उतरने ने बहुत से लोगों का ध्यान खींचा। इस बारे में हमने बात की सीके लाल से, जो काठमांडू में एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। एक पड़ोसी का प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं और वो एक ऐसे विमानस्थल को प्रयोग नहीं कर रहे हैं जो कि नेपाल के लिए एक प्रेस्टीज प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं। अगर उद्घाटन का जो उड़ान है उसमें भारतीय प्रधानमंत्री का भी उड़ान होता तो बहुत ही गौरव की बात होती। करीब $7 करोड़ की लागत से बने भैरवा के नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनने में तकरीबन 7 साल का वक्त लगा है। ये हवाई अड्डा भारत नेपाल सीमा से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जा रहा है कि चूंकि इस हवाई अड्डे का निर्माण एक चीनी कंपनी ने किया है, तो शायद भारत के प्रधानमंत्री नेपाल को एक कूटनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी के नेपाल जाने से पहले भारतीय मीडिया ने भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा से पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी कुशीनगर से हेलीकॉप्टर के जरिए लुम्बिनी क्यों जा रहे हैं, जबकि नेपाल की अपेक्षा है कि उनका आगमन नए हवाई अड्डे पर हो। Logistical arrangements of prime minister's travel are concerned. I don't think it's जहां तक प्रधानमंत्री की यात्राओं की लॉजिस्टिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों का संबंध है, मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए या किसी और के लिए उन मुद्दों पर वास्तव में टिप्पणी करना सही है, क्योंकि उनमें सुरक्षा सहित कई पैरामीटर्स शामिल हैं। हमने नेपाल सरकार के अधिकारियों से जानना चाहा कि वे इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह देख रहे हैं।
चीन की भागीदारी के सवाल पर वे रक्षात्मक मुद्रा में दिखे। हमने बात की DCL कर्ण से, जो नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के प्रवक्ता हैं। जहाँ तक चाइनीज कंपनी का है तो सबका अपना अपना कंपोनेंट था। हमारा इस एयरपोर्ट में बनाने में अमेरिकन कंपनी से लगे, उसके बाद आपका थाईलैंड का जो एरो थाई कंपनी लगे, चाइनीज जो है उनका सिविल का था, सिविल वर्क जितना था उसने चाइनीज ने किया, टर्मिनल बिल्डिंग बनाया। और इसमें चाइना की तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक पैसा भी चाइना की इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस तरह से इस एयरपोर्ट को चाइना से जोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। पिछले कुछ सालों से भारत और चीन दोनों ही नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिशें करते दिखे हैं। इस सब के बीच भैरवा हवाई अड्डे से जुड़ा ये ताजा घटनाक्रम भारत और नेपाल के संबंधों पर क्या असर डालेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। नेपाल से मनीष जालुई के साथ राघवेंद्र राव, BBC। राघवेंद्र राव भी वहीं मौजूद थे जहां प्रधानमंत्री हैं, यानी कि लुम्बिनी में। लुम्बिनी में नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो भाग्यशाली हैं कि बुद्ध के जन्म स्थली पर आए हैं। मोदी का यह बयान नेपाल में बहुत ही चर्चा में है। मैंने बात की BBC नेपाली सेवा के काठमांडू में मौजूद अपने साथी फणींद्र दहाल से। बहुत महत्व के साथ यहाँ पे लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये भारतीय प्राइम मिनिस्टर के पहले लुम्बिनी का भ्रमण है। और लुम्बिनी को लेकर टाइम में नेपाल और इंडिया के बीच विभिन्न टाइप के स्टेटमेंट भी आए थे। विगत में जब कोई भी इंडियन ऑफिशियल हुआ, इंडियन पॉलिटिशियन हुआ, इंडियन मीडिया लिखते थे कि बुद्ध का जन्म इंडिया में हुआ है। ये बात तो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि बुद्ध का बर्थ प्लेस लुम्बिनी है। और जब यूनेस्को हेरिटेज साइट में लुम्बिनी को 1997 पे डाला गया था, उसमें इंडिया का भी समर्थन था। मगर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आए तो ये ही उनका सबसे बड़ा संदेश है कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ लीडरशिप ने एक तरह का वो संदेश दिया है कि वो इंडिया के साइड से कुछ कंफ्यूजन नहीं है। और यहाँ के विजिट में भी उन्होंने ये बार बार दोहराया कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। और उन्होंने ये भी जो इंडियन साइड है, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर, जो बुद्ध के, भगवान बुद्ध के जीवन के अभिन्न हिस्सा है, वो और लुम्बिनी, वो दोनों देशों की साझा विरासत है और साझा मूल्यों का प्रतीक है। और दोनों देश को मिलकर इसको विकसित करना चाहिए। तो फणींद्र दहाल साहब, एक सवाल ये भी है कि कहा ये भी जा रहा है कि लुम्बिनी जाकर भारतीय प्रधानमंत्री चीन को किसी तरह की संदेश देने की कोशिश कर रहे थे, उसमें क्या है? हाँ, मैंने यहाँ पे लुम्बिनी के ऑफिशियल्स से भी बातचीत की और कई फॉरेन एक्सपर्ट्स से भी बातचीत की कि क्योंकि लुम्बिनी में चीन का प्रेजेंस है, उनका एक बौद्ध विहार है और उनके लिए वो जो मोनेस्टिक एरिया है उसमें अलग सा प्लॉट भी है। मगर इंडिया का कुछ भी वैसा हिस्सेदारी पास्ट में नहीं था। जब शी जिनपिंग नेपाल में आए थे, नेपाल और चीन के बीच ये बातचीत भी हुआ था कि वो तिब्बत से रेल लिंक को विस्तार करके लुम्बिनी तक जोड़ेंगे। चाइना में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ह्यूज है। ये थे फणींद्र दहाल, BBC नेपाली के हमारे साथी। हबीब अंसारी कहते हैं कि महंगाई गरीबों का जीना हराम करके छोड़ देगी। लेकिन भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक बयान पिछले दिनों सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा में था, जिसमें उन्होंने कहा कि जो महंगाई है उसकी मार अमीरों पर ज़्यादा पड़ती है, गरीबों पर कम। जयवीर सिंह कहते हैं कि चढ़ता पारा और महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है लोगों के ऊपर, और इधर सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो भी घटता जा रहा है। वहीं अजय गोदारा कहते हैं कि गर्मी की वजह से इस बार गेहूं की फसल जो है बहुत कम हुई है। और प्रदीप चौधरी का भी मानना है कि ज़्यादा गर्मी की वजह से वो जल्दी पक गया और इस कारण दाने में भी पकने में कमी रह गई। अब की बार एक एकड़ पर 15 मन की
कमी रही है, ये उनका मानना है। और संजय मनसर बीरू कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन और तपती गर्मी से भारत परेशान है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार जो है कांग्रेस की, वो हसदेव में जो है उसको अभ्यारण्य को बेच दिया है सिर्फ कोयले के लिए। 24 फरवरी को शुरू हुआ था रूस और यूक्रेन का युद्ध जीतने के लिए रूस हर तरह की कोशिशें कर रहा है, वहीं यूक्रेन भी बीते 2.5 महीनों से अपने अस्तित्व की एक तरह से लड़ाई लड़ रहा है। यूक्रेन को लेकर जिस तरह का रुख रूस ने अपनाया है, ऐसे में उसके कई जो पड़ोसी मुल्क हैं उनमें रूस को लेकर यकीन कम हो गया है, और वो जो है स्वीडन और फिनलैंड जैसे मुल्क जो हैं, जो उसके पास हैं, वो नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन करने की घोषणा कर चुके हैं। याद रहे कि रूस नेटो की जो विस्तार है उसका विरोध करता रहा है। फिनलैंड रूस के साथ 1300 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ऐसे में उसकी स्थिति भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सवाल है कि क्या रूस राजनयिक तौर पर ये युद्ध हार चुका है? पूरी रिपोर्ट सुने अंजुम शर्मा से। यूक्रेन पर रूस के हमले को करीब 80 दिन हो चुके हैं। संघर्ष अब भी जारी है। जो रूस पहले चारों तरफ से यूक्रेन को घेरने की योजना पर काम कर रहा था, उसने धीरे धीरे अपने लक्ष्य को पूर्वी यूक्रेन तक सीमित कर लिया। दोनों ही देश कई मोर्चों पर सफल और कई मोर्चों पर असफल रहे। रूस नेटो के विस्तार को रोकना चाहता है। ये दो ताकतों के विस्तार और अस्तित्व की बात है। उसने यूक्रेन पर आक्रमण कर चेतावनी दी, लेकिन उसकी आक्रामकता राजनयिक स्तर पर अपने उन पड़ोसी देशों को नहीं साध सकी जो अभी तक तटस्थ थे। फिनलैंड और स्वीडन, जो अभी तक किसी खेमे में नहीं थे, अब नेटो में जाने की तैयारी कर रहे हैं। स्वीडन और फिनलैंड के नेताओं ने इसकी पुष्टि की कि वो सदस्यता के लिए जल्द ही आवेदन करने वाले हैं। नेटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि अगर फिनलैंड और स्वीडन नेटो में शामिल होने का फैसला करते हैं तो ये ऐतिहासिक होगा। Last night, Finland and Sweden updated ministers on their possible applications for NATO membership. फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो सदस्यता के बारे में अपडेट किया। वो जो भी निर्णय लेंगे हम उनका सम्मान करेंगे, क्योंकि सभी संप्रभु राष्ट्रों को अपना रास्ता चुनने का अधिकार है। फिनलैंड और स्वीडन नेटो के सबसे करीबी सहयोगी हैं। अगर वो इसे लागू करने का फैसला करते हैं तो एक ऐतिहासिक क्षण होगा। नेटो में उनकी सदस्यता हमारी साझा सुरक्षा को बढ़ाएगी। ये दिखाता है कि नेटो के दरवाजे खुले हैं और आक्रामकता से कुछ हासिल नहीं होता। Shared security. Demonstrate that NATO's door is open and that aggression does not pay. वहीं इस फैसले पर व्लादिमीर पुतिन की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने कहा कि फिनलैंड का कदम द्विपक्षीय संबंधों को खराब कर सकता है। अगर दोनों देश नेटो में शामिल होते हैं तो ये रूस को उकसाने की तरह होगा। वहीं नेटो की बैठक में पहुंचे कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति के अपने कृत्यों की वजह से ऐसा हो रहा है। When Putin is looking for somebody to blame, he should be looking at himself in the mirror. किसी को दोष देने से पहले पुतिन को खुद आईना देखना चाहिए। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। कनाडा की भूमिका देशों के बीच एक पुल बनाने की है। यह सुनिश्चित करने की है कि सभी एक मेज पर आ सकें। हम स्वीडन और फिनलैंड के मजबूत सहयोगी हैं। सवाल यह है कि क्या रूस की ये सामरिक हार है? क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण के समय एक तर्क ये भी दिया था कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाता है तो नेटो रूस की सीमाओं के करीब आ जाएगा। तो अब फिनलैंड और स्वीडन भी नेटो में अगर शामिल होते हैं तो क्या रूस की सीमाओं के करीब नेटो नहीं आएगा? ऐसे में जो कारण रूस ने यूक्रेन के लिए बताए थे, अब वो दूसरी तरह से उसके सामने खड़े हैं। एक तरह से रूस की अपनी समस्या और बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप को लगता है कि अगर उन्होंने रूस को ये संदेश नहीं दिया कि वो सब एक साथ हैं, तो रूस ये समझ सकता है कि यूरोपीय देशों में कमजोरी है और वो एकजुट नहीं है। इन सब के बीच पूर्वी यूक्रेन में युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। यूक्रेन की सेना ने कहा कि उसने डोनबास के दोनेत्स्क क्षेत्र में रूस के एक आक्रमण को रोक दिया। वहीं यूक्रेन ने पूर्वी लुहांस्क क्षेत्र में उन रेलवे पुलों को भी ध्वस्त कर दिया जिसे रूसी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था। साथ ही यूक्रेन की सेना ने पूर्वी लिजियम शहर के पास रूस की बढ़त को रोकने का दावा भी किया है। फिलहाल पुतिन यूक्रेन में थमने का नाम नहीं ले रहे। वो इसके लिए बेलारूस की जमीन को भी इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ यूरोप के देश लगातार एकजुट हो रहे हैं। और अब सुनते हैं खेल खिलाड़ी। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त।
इसी सप्ताह 22 मई को अपना 35वां जन्मदिन मनाने जा रहे सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने कल यूनान के स्टेफानोस सिटसिपास को फाइनल में 6-0, 7-6 से हराकर इटालियन ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया। ये उनके टेनिस करियर की 1001वीं जीत रही। ये उपलब्धि हासिल करने वाले जोकोविच दुनिया के चौथे खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच का ये इस सीजन का पहला खिताब रहा। वैसे उनके नाम 20 ग्रैंड स्लैम खिताब हैं। और अब समीक्षा। बैडमिंटन की दुनिया में भारत ने हासिल की अपनी सबसे बड़ी कामयाबी। पुरुष टीम ने 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को थॉमस कप के फाइनल में 3-0 से हराकर 73 साल के इतिहास में पहली बार खिताब जीतने का सपना पूरा किया। ये लम्हे हैं जिसका इंतजार आखिरकार तब समाप्त हो गया जब भारत ने कल हैरत अंगेज परिणाम देते हुए उस इंडोनेशिया को पुरुषों के थॉमस कप फाइनल में एक तरफा 3-0 से हराया, जो इसे रिकॉर्ड 14 बार अपने नाम कर चुका है। भारत की जीत के नायक लक्ष्य सेन, के श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी रहे। भारत की इस ऐतिहासिक जीत को लेकर भारत के पूर्व एशियन चैंपियन दिनेश खन्ना कहते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहां तक थॉमस कप का प्रश्न है, पुरुषों के लिए ये सबसे बड़ी विश्व की टीम चैंपियनशिप है। हालांकि ये पॉपुलरली जो है थॉमस कप के नाम से जाना जाता है और ये बहुत बड़ी जीत थी। इंडोनेशिया जो कि 14 बार थॉमस कप का खिताब जीत चुके हैं और भारत जो है वो लास्ट 1979 में केवल सेमीफाइनल तक पहुंचा है। और मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा फीट है कि जिस तरह क्रिकेट में हमने 1983 में पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, इसकी तुलना उससे की जा सकती है। वैसे ग्रुप सी में शामिल भारत ने शुरुआत से ही टूर्नामेंट में दमदार और जोरदार खेल दिखाते हुए जर्मनी और कनाडा को एक तरफा 5-0 से मात दी, तो चीन ताइपे को 3-2 से हराया। क्वार्टर फाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-2 से और सेमीफाइनल में डेनमार्क को भी 3-2 से हराया। फाइनल में इंडोनेशिया सामने था, लेकिन लक्ष्य सेन की शुरुआती जीत के बाद भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लक्ष्य सेन ने पहले पुरुष एकल में इंडोनेशिया के एंथनी सिनिसुका गिंटिंग को 8-21, 21-17, 21-16 से हराया, तो पुरुष युगल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने भी मोहम्मद एहसान और केविन संजय सुकामुल्जो को 21-18, 21-23, 19-21 से हराकर भारत को 2-0 की अहम बढ़त दिला दी। बाकी का काम पूरा किया के श्रीकांत ने, जिन्होंने एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता जोनाथन क्रिस्टी को 21-15, 23-21 से हराकर नए युग की शुरुआत का ऐलान कर दिया। भारतीय खिलाड़ियों के पिछले प्रदर्शन को ध्यान में रखकर दिनेश खन्ना मानते हैं कि टीम खिताबी जीत की हकदार थी। अगर हम पिछली वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें बैडमिंटन की, तो उसमें के श्रीकांत जो थे वो फाइनल में पहुंचे थे, वो सिल्वर मेडलिस्ट हैं। लक्ष्य सेन हैं, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, वो सेमीफाइनल में पहुंचे थे। और एच.एस. प्रणॉय जो थे वो क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे। और विश्व चैंपियनशिप के 2 मेडल जीतना और तीसरे खिलाड़ी का क्वार्टर फाइनल में पहुंचना, वो एक दर्शाता था कि हमारी प्लेयर जो हैं वो एक अच्छी फॉर्म में है। और अगर उसके बाद देखा जाए तो मार्च में लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन में विक्टर एक्सेल्सन जो कि ओलंपिक चैंपियन है उनको पराजित किया था। और बाद में ऑल इंग्लैंड, उसमें लक्ष्य सेन का फाइनल में पहुंचना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज जो है उनका भी प्रदर्शन, हालांकि वो कोई बड़ी प्रतियोगिता नहीं जीते थे, पर जो वो टॉप के प्लेयर्स हैं उनसे 1-1, 2-2 अंक से वो हारते रहे थे। पर इसमें काफी कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ खेले और बहुत ही थॉमस कप में उन्होंने क्रूशियल मैचेस जो हैं वो निकाले हैं। साल 2018 में भारत के श्रीकांत दुनिया के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बने थे। अब उनके रहते भारत ने थॉमस कप जीतकर दिखाया है कि हौसले बुलंद हो तो बिना नंबर 1 हुए भी चैंपियन बना जा सकता है।
और आदेश जी, थोड़ा चलते चलते आईपीएल के बारे में भी बता दें। जी देखिए फैसल साहब, आज दिल्ली और पंजाब आमने सामने हैं, जहां टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर थोड़ी देर पहले दिल्ली का स्कोर 6 ओवर में 54 रन था, 2 विकेट के नुकसान पर। यहां दिलचस्प बात यह है कि जो दिल्ली और पंजाब है, दोनों ने ही 6 मुकाबले जीते हैं और दोनों के ही 2 मुकाबले बाकी हैं। अगर इनमें से कोई भी टीम अपने दोनों मुकाबले जीतती है तो शायद वो प्लेऑफ की दौड़ में बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला था राजेश चौहान ने। फैसल महमूद अली को दें इजाज़त, कल फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।